Hello students, welcome. Student, today we derive an expression for electric field intensity due to charge sheet. इससे पहले वाला जो हमारा डेरिवेशन था उसमें हमने नॉन कंडक्टर शीट के लिए क्या किया था, सॉल्व किया था, और अब हम कंडक्टर शीट के लिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, कंडक्टर और इंसुलेटर में जो डिफरेंस है वो मेरे पिछले वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी हम कंडक्टर शीट के लिए डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, वो हम देख लेते हैं ताकि हम जब डेरिवेशन सॉल्व करें उसके बारे में मैं जब आपको बताऊं तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहला पॉइंट है मेरे पास में, द नेट चार्ज ऑफ अ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर को जो भी मैं चार्ज देता हूं वो इक्वली उसकी सरफेस पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और उसका कारण ये है कि अगर मैं सेम चार्ज की बात करूं तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है। रिपल्शन के कारण जो भी कूलम्ब लॉ है हमारा, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज है ना, वो जितना पॉसिबल हो एक दूसरे से दूर जाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, जिसके कारण जो भी चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसकी सरफेस पे। सेकेंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, है ना, जो भी कंडक्टर होता है उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो क्या होती है, हमेशा जीरो। उसका कारण ये है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करते हैं कंडक्टर के ऊपर, है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, और कंडक्टर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर दैट सरफेस, है ना। इसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है कि अगर किसी भी कंडक्टर की मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, वो उसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब तीन चीजें हमने देख ली, जो भी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडक्टर के लिए वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सेकेंड, ई इज इक्वल टू जीरो। अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ऑल नेट चार्ज ऑन द सरफेस, जो भी चार्ज होगा वो कहाँ होगा, उसकी सरफेस पे होगा। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखना है। अब हम जो भी हमारा डेरिवेशन है उसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं चार्ज कंडक्टर के कारण। यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं, ए एंड बी, है ना। इनफाइनाइट सीट है, और इनफाइनाइट सीट के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं मैं कंडक्टर सीट के ऊपर तो हम इस तरह से उसको शो कर सकते हैं। एक डायग्राम मैंने और बना रखा है यहाँ पर, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि जो भी कंडक्टर होता है ना, उसकी सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। तो इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर अगर चार्ज की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, केवल सरफेस पे क्या हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो ये एक इनफाइनाइट कंडक्टर शीट है और इसके ऊपर चार्ज इस तरह से क्या है, इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है। और जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात है तो हम मान लेते हैं इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर, जो इसके बहुत ही पास में है, उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इनफाइनाइट शीट क्या होती है, इसको मैं इससे पहले वाला जो डेरिवेशन था उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहला काम क्या है हमारा, हम एक सरफेस को इमेजिन करेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस, जो इस पॉइंट P से होती भी जाएगी। क्लियर है, क्योंकि गॉस की एप्लीकेशन है और गॉस की एप्लीकेशन के लिए हमको गॉसियन सरफेस लेना कंपलसरी है। तो गॉसियन सरफेस की जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पर भी एक गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर ही होगा। तो सिलेंडर लेते हैं, किस प्रकार से होगा वो भी देखते हैं। ये इस पॉइंट P से होता हुआ एक सिलेंडर लिया मैंने, है ना, जिसका एक फ्लैट सरफेस इस कंडक्टर के बाहर है और एक फ्लैट सरफेस इस कंडक्टर के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो अंदर क्या होता है, जीरो। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। ये मेरे पास में सरफेस है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और ये वाला मेरा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। गॉसियन सरफेस का एक ये वाला जो फ्लैट पार्ट है ये इसके अंदर है, ठीक है, एक फ्लैट पार्ट इस सरफेस से बाहर है और ये वाला इसका सर्कुलर पार्ट है। तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और ये मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया है जिसका एक जो भी साइड है, जो भी सरफेस है वो इसके अंदर है और एक जो है वो इसके जस्ट क्या है, बाहर है। यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन केवल यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब मेरे पास में तीन सरफेस है, एक
2 और ये 3। क्लियर है यहाँ तक? इसमें मैंने बना रखा है गॉसियन सरफेस, ठीक है। एक पार्ट इसके अंदर है, यहाँ E इक्वल टू क्या है, 0 है। एक फ्लैट सरफेस इसके बाहर है और ये वाला सर्कुलर सरफेस है ना, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर है इस तरह से। ये जो मैंने आपको बताया था इस तरह से, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, ठीक है। तो अब अगर इससे मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, पहला काम हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं 2 तरीके से निकालूंगा, एक फ्लक्स की डेफिनेशन से और दूसरा जो भी गॉस ने हमको बताया है कि किस तरह से जो भी फ्लक्स होता है वो उसके अंदर रखे चार्ज का 1/ε टाइम्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लक्स की डेफिनेशन से अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ। 3 सरफेस है मेरे पास में, तो मैं इसको लिखूंगा E वेक्टर E ds फ्लैट फर्स्ट इंटीग्रेशन वेक्टर E ds फ्लैट सेकेंड प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर E ds, दिस वन इज सर्कुलर, और ये सरफेस थर्ड है। यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन का साइन नहीं है क्योंकि ये जो पूरी क्लोज सरफेस है ना, इसके टोटल फ्लक्स को मैंने ऐसे लिखा और ये वाला अलग अलग सरफेस से जो हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है उनके लिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है। इसको और आगे हम लिखें, डॉट हटाएंगे तो ये होगा E ds cos थीटा प्लस E ds cos थीटा प्लस E ds cos थीटा, फ्लैट फ्लैट फ्लैट, सॉरी ये सर्कुलर है, सर्कुलर थर्ड, ठीक है। अब थीटा देखते हैं हम, ठीक है। अगर इसको देख लेते हैं पहले, ये वाला जो हमारा फ्लैट सरफेस है ये इस कंडक्टर के अंदर है ना, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। फ्लैट सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता हूँ मैं, डायरेक्शन की बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, है ना। इस पूरे ही सरफेस पे आप कहीं भी स्मॉल एरिया एलिमेंट लो, उसकी डायरेक्शन इस तरह से ही होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये भी हमको पता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हुई तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, है ना। तो कॉस थीटा 0, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या हो उसकी 1, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास में इंटीग्रेशन E ds, ठीक है। यहाँ के अगर बात करें तो ये सर्कुलर सरफेस है, यहाँ पे देख लीजिए, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया मैंने, डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो एंगल कितना होगा 90, इस तरह से ये 90 डिग्री का होगा, है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ अगर मैं थीटा की वैल्यू रखूँ, थीटा इज इक्वल टू 90, तो cos 90 क्या हो गया 0, तो ये भी 0 हो गया, है ना। मुझे केवल जो भी फ्लक्स मिलेगा वो किससे मिलेगा, ये जो सेकंड फ्लैट सरफेस है मेरे पास में, केवल इससे मिलेगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds, ठीक है। और आगे सोल्व करें तो सभी पॉइंट पर E सेम है, तो E को बाहर लिया मैंने, अंदर बचेगा ds s। इसकी अगर मैं बात करूं तो टोटल सरफेस में s ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा ES, ds इज इक्वल टू s। तो क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट ds इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास में ES। ये फ्लक्स की डेफिनेशन से मेरे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब गॉस की बात करें तो गॉस बताते हैं कि जो भी हमारे पास में क्लोज सरफेस है उससे निकलने वाला जो भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उसके अंदर रखे चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है ना। तो चार्ज की जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, तो उस कंडीशन में मैं इस चार्ज को अगर डिफाइन करना चाहूँगा तो आपको पता है कि मैं इस चार्ज को किसके फॉर्म में डिफाइन करूँगा, एरिया चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में, ठीक है। इसके पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसके फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इस पर जो भी चार्ज है उसको बता सकते हैं। तो यहाँ के अगर मैं बात करूँ इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज की, है ना, तो ये सरफेस क्या है S, पर यूनिट एरिया में अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं, है ना, तो वो क्या है सिग्मा।
तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसमें, सिग्मा एस। मतलब इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो अब अगर मैं गॉस लॉ की बात करूँ तो गॉस लॉ क्या है मेरे पास में, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की अगर मैं बात करूँ तो क्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास में, सिग्मा एस, तो ये सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूँ मैं, और ये इक्वेशन नंबर 2। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया मेरे पास में, और ये जो भी हमारे पास में गॉस लॉ है उसकी डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। दोनों को इक्विवेलेट करूँ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एस इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई बराबर सिग्मा एस अपॉन एस एंड एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल आउट हो गया। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जो चार्ज कंडक्टर सीट है उसके लिए मेरे पास में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस पॉइंट पी पे। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, और डिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड नहीं कर रही है वो हमने इससे पहले वाला जो डेरिवेशन था है ना नॉन कंडक्टर सीट के लिए, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझा था। अब ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ वही बनेंगे, ई सिग्मा प्रोपोर्शनल है तो इस तरह से ग्राफ बनेगा मेरे पास में, और सेकंड वाला अगर आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना तो उस कंडीशन में इस तरह से कांस्टेंट ग्राफ में मिलेगा। क्लियर है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास में इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर सीट है उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं गॉस एप्लीकेशन के थ्रू।